अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दे रखा है? ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ए इज नॉट इक्वल टू 0, फाइंड पी बी स्लैश ए। ठीक है, पहली कंडीशन ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो हमें ये फाइंड करना है। देखो, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये क्या आएगा? ये आएगा हमारा ए, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में है और इंटरसेक्शन में कॉमन आता है। देखो, अगर ये बी सेट है तो ए तो इसका अंदर ही होगा कहीं ना कहीं, और जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो अंदर वाला ही सेट तो बचेगा। तो ये हमारा इस तरह से आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होती है? पी ए। यहां से अब देखो, नाउ पी बी स्लैश ए ये किसके इक्वल होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। यही होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बाद वाले को नीचे लिखते हैं। ये ऊपर वाला आ जाएगा पी ए और नीचे वाला पी ए, तो ये आ जाएगा 1। तो पहले वाले में जो है ये 1 आ जाएगा। दूसरा वाला देखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी एम्प्टी सेट की? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? पी बी स्लैश ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। ये क्या हो जाएगा? 0 अपॉन पी ए मतलब 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या दे रखा है? अ कपल हैज 2 चिल्ड्रेन। एक कपल है, उसके पास 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन दे रखी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर मेल्स इफ इट इज नो दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रेन इज मेल। तो मतलब ये है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालनी कि दोनों जो हैं वो लड़के हों, जबकि हमें क्या दे रखा है कि इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ चिल्ड्रेन इज मेल। देखो, पहले तो सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? बॉय बॉय। यहाँ पे जो पहले आता है वो बड़ा होता है और जो बाद में आता है वो यंगर होता है, छोटा होता है। तो बी बी यानी मान लो पहले बॉय आया फिर गर्ल, पहले गर्ल आई फिर बॉय, फिर या तो दोनों। ये हो गया। अब हमें चाहिए ए के लिए। देखो क्या है, ई और एफ लिख लेते हैं। तो ई क्या है हमारा? ई की तो हमें निकालनी है। क्या है? बोथ आर बॉय। एफ क्या है जो दे रखा है? इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रेन इज मेल। एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रेन इज मेल, ये दे रखा है। तो मतलब हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? पी ई स्लैश एफ। एफ हमारा चूंकि बाद में आता है तो इसको हम लोग नीचे लिखते हैं। तो ये आएगा पी ई स्लैश एफ इज इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो हमें इनकी प्रोबेबिलिटी तो पता होनी चाहिए, तो पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेते हैं। नाउ ई इंटरसेक्शन एफ, देखो इसका तो हमें वो लिखना आसान है सेट के फॉर्म में। बोथ आर बॉयज, तो ये क्या आएगा? बी बी। यही हो गया। एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रेन इज मेल, यानी एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक। कम से कम एक का मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, और अगर उससे ज़्यादा हो तो वो भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बी जी जी बी और बी बी ये आएगा। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? बी बी। दिस इंप्लाइज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई स्लैश एफ इज इक्वल टू एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं? 1। एफ में कितने एलिमेंट हैं? 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है, सपोज दैट 5% ऑफ मेन एंड 0.25% ऑफ वुमेन हैव ग्रे हेयर। A gray haired person is selected at random. What is the probability of this person being male? Assume that there are equal number of males and females. देखो ये जैसे क्वेश्चन तो हमारा ये बनाने की कोशिश कर रहे थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब कंडीशन नहीं, वो बायस थ्योरम वाली, ठीक है, बायस थ्योरम के लिए बनाने की कोशिश कर रहे थे। मगर ये आसान सा क्वेश्चन हो गया। देखो आसान कैसे हो गया, हमारा जो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है वो होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो यहां पे हमसे किसकी जो है पूछ रहा है, देखो सारे बाल ग्रे ही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन चीज जो है वो ए हो गई। और अगर हम बात करें मैन की तो E1 हम मैन को मान लेंगे और E2 जो है वो वुमेन्स को मान लेंगे। तो इस तरह से PE1 PE2 PA/E1 और इस तरह से हम चीजें निकाल लेंगे। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमें डायरेक्ट अगर हम इसका लिखना चाहें, क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्सन बीइंग मेल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग मेल। अ पर्सन बीइंग मेल विद ग्रे हेयर्ड। तो फेवरेबल मतलब ऐसे, चूंकि हमें मैन की निकालनी है मेल की निकालनी है, तो मैन जो हैं उनके फेवरेबल यानी कितने होंगे, देखो फेवरेबल मतलब 5% मैन है तो 5/100 और नीचे टोटल मतलब मैन और वुमेन दोनों आ जाएंगे 5/100 प्लस 0.25/100। परसेंटेज में था तो हमने उसको प्रोबेबिलिटी में लिख लिया। तो नीचे से 100 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 5/5.25। पॉइंट हटा दो, 2 0 बढ़ जाएंगे। 25 से पहले 5 से डिवाइड करके देखो, 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 105, ठीक है। उसके बाद में अब ये किससे डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा, 20 पंचे 100 और ये आ जाएगा हमारा 51। तो ये आ गया 20/51 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, इसको फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 5 ऊपर और नीचे आ जाएगा 5.25। पॉइंट हटाएंगे 2 0 बढ़ जाएंगे, 25 से डिवाइड कर देंगे सीधे, ठीक है। 25 दूना 50 यानी 20 बचेगा और यहाँ पे 25 दूना 50 2 बचेगा, 25 से कम 25। तो यह आ जाएगा 20/21 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, सपोज दैट 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6 ऑफ आर रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड। ये जो क्वेश्चन है ना ये हमारे सिलेबस का नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज 13.5 देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे ये पुरानी किताब है ना, तो इसमें ये एक्सरसाइज होती थी 13.5 ये वाली। तो ये होता था हमारा बर्नौलीज ट्रायल, ये ना बर्नौलीज ट्रायल ये। तो इसमें ये फार्मूला हम लोग पढ़ते थे इस तरह वाला, ये देखो, जो कि हम लोग बायनोमियल थ्योरम में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो इस फार्मूले का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते थे। उसके लिए एक एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। तो यहाँ पे बेसिकली इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल इसलिए करते थे ताकि कोई बड़ी संख्या में से मान लो कह देता कि टॉस 100 टाइम्स है ना, तो उन सब कंडीशंस में हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि अ कॉइन टॉस्ड 10 टाइम्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 हेड। तो 10 बार अगर कॉइन टॉस की गई है तो एग्जैक्टली 6 हेड आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो देखो कैसे करते थे हम लोग, यहाँ पे जो n होता है वो नंबर ऑफ टाइम्स टॉस्ड, यानी कितनी बार टॉस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें n जो है वो 10 हो जाएगा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 6, तो n हो गया हमारा 10 और p क्या हो जाता है, फिर p हो जाता है एक कॉइन के लिए। एक कॉइन के लिए जो प्रोबेबिलिटी आएगी हेड आने की 1/2 आएगी और q जो है वो 1 - p होता है, ये होता ही है हमेशा। तो n
पी क्यू मिल गया, उसकी वैल्यू उठा के रख दी इसमें, तो ये हमारा एक्स की वैल्यू के टर्म में इस तरह से आ गया। अब एक्स की वैल्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखा जाता है एक्स की वैल्यू, ये जो दे रखा है ना, जैसे एग्जैक्टली 6 तो एक्स हो गया 6, और कहे एटलीस्ट 6 हेड तो एक्स की वैल्यू जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्योंकि 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। एट मोस्ट 6 हेड, एट मोस्ट का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 6 होंगे, 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इसीलिए इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और एक ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे भरे पड़े हैं, हटा दिए गए लेकिन ये रह गया होगा कहीं से। तो ये हमारा इसी तरह से होता है। तो अगर इंटरेस्टेड हो तो हम इसको करा लेते हैं, वैसे इसका जो है ज़रूरत है नहीं, चलो कर ही लेते हैं। तो हमारा जो हो जाएगा क्वेश्चन, सबसे पहले n निकाल लेते हैं। n हमारा क्या है, ये 10, ठीक है। उसके बाद में p जो है वो है हमारा, p क्या है, 90% है ना, 90/100, तो ये आ जाएगा 9/10। q हमारा क्या है, 1 - p, यानी कि 1 - 9/10, ये आ जाएगा 1/10। तो ये हमें पी क्यू मिल गया। सिंस पी एक्स इज इक्वल टू 10cx 9/10x 1/10 10 - x, डायरेक्ट हमने फार्मूला लग दिया। यहाँ पे ये p था और ये q होता, बाकी सब सेम रहता है, ठीक है। यहाँ पर n - x होता। अब यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 6, एट मोस्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब 6 होगा, 6 से कम होगा। तो मतलब हमसे पूछ रहा है p x लेस देन इक्वल टू 6, ये पूछ रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जैसे 6 है तो पहले 6, फिर 5 4 3 2 1 और एक 0 वाला, सारे केस आएंगे क्योंकि एटमोस्ट की बात कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 टर्म होंगे, और इन सातों को फिर हमें सॉल्व भी करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो मैक्सिमम कितना है, 10, इसका मतलब ये हुआ कि 6 के बाद 10 तक ही जाएगा। तो इसको अगर हम देखें 6 के बाद से, तो ये आएगा 7 8 9 और 10, कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4, 4 ही टर्म हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 - p x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 - यहाँ पे x की वैल्यू पहले 7 रखो, फिर 8 रखो, फिर 9 रखो, फिर 10 रखो। तो 7 रखेंगे तो 10c7 9/10 की पावर 7, यह आ जाएगा 1/10 की पावर 3 प्लस 10c8 9/10 की पावर 8 1/10 की पावर 2, ठीक है, प्लस 10c9 9/10 की पावर 9 1/10 की पावर 1, C10 9/10 की पावर 10 1/10 की पावर 0, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, इसको अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में दे रखा होता तो हम इसको सॉल्व करते, लेकिन क्वेश्चन में जो है वो हमें इसी फॉर्म में दे रखा है, यानी इसको कैसे लिख दिया गया है, 1 - देखो बीच में समेसन है तो समेसन वाला साइन लगा दिया। r की वैल्यू हमारी 7 से लेकर 10 तक जाएगी, तो जहाँ पर ये वैरी कर रही है उसी को हम वैरी करा लेते हैं। तो ये हमारा किस फॉर्म का हो जाएगा, 10cr 0.9 की पावर r, यानी इसको हमने 0.9 लिख लिया और ये हमारी r हो गई। यहाँ पे 0.1 की पावर, क्योंकि 10 से ही माइनस कर रहे हैं, इसी को हमने लिख लिया है, बस यहाँ पे x पर r कर दिया है, 10 - r, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या दे रखा है, इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक लीप ईयर लिया गया है,
व्हाट इज द चांस व्हाट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडे। तो कह रहा कि क्या चांस है कि ये जो है 53 ट्यूसडे कंटेन करें। देखो एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, इन अ लीप ईयर कितने दिन होते हैं, 366 दिन, 366 दिन। अब एक चीज देखो, एक हफ्ते में एक ट्यूसडे तो आएगा ही आएगा, है ना, यानी 7 दिन में एक ट्यूसडे आएगा ही आएगा, ये तो जो है श्योर है। तो देखो नंबर ऑफ वीकेंड कैसे निकालेंगे, 366 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आएगा हमारा, जो भी आएगा यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं। 7 7 3 4 7 8 7 1 7 7 14 7 1 7 चौक 28 7 और 25 35 7 5 जा 35 1 बचेगा 16 डाल लो 7 2 जा 14 बचेगा 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 52 2/7। तो यहाँ पे 52 वीकेंड हैं पूरे पूरे और बाकी जो है वो 2 दिन बच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 52 ट्यूसडे आर श्योर, यानी 52 ट्यूसडे तो आएंगे ही आएंगे। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 हो गई, इसको हमें देखना ही नहीं है, हमें देखना है ये 2 दिन, ये 2 दिन में हमारे ट्यूसडे पड़ने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि इसमें तो ट्यूसडे पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। तो हमें जो बचे हुए 2 दिन हैं उनको देखना है। तो जो 2 दिन बचेंगे वो हमारे किस किस तरह से हो सकते हैं, अगर मंडे से स्टार्ट करें तो पहला दिन मंडे होगा, दूसरा ट्यूसडे होगा, या फिर पहला ट्यूसडे हो जाए, दूसरा वेडनेसडे हो जाएगा। अगर तीसरा मान लो थर्सडे हो गया, सॉरी वेडनेसडे हो गया, पहला वेडनेसडे हो गया तो दूसरा क्या होगा, थर्सडे। और अगर पहला थर्सडे हो गया तो दूसरा फ्राइडे, अगर पहला फ्राइडे हो गया तो दूसरा सैटरडे, और अगर पहला सैटरडे हो गया तो दूसरा संडे, और अगर पहला संडे हो गया, कहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, अगर पहला संडे हो गया तो दूसरा मंडे, और अगर पहला मंडे हो गया तो दूसरा ट्यूसडे, फिर वही पुराना रिपीट होने लगेगा। तो ये हमारे टोटल आउटकम्स हो सकते हैं 2 दिन के लिए, टोटल आउटकम्स, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी फॉर ट्यूसडेज, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम कितने हैं 7, फेवरेबल आउटकम मतलब जिसमें ट्यूसडे हो, तो ट्यूसडे किसमें किसमें 1 2, ठीक है। तो यह आ गया 2/7। यहाँ पे देख लो ई हमारा जो है वो आएगा मंडे, ट्यूसडे और ट्यूसडे वेडनेसडे। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है, सपोज वी हैव 4 बॉक्सेज A B C एंड D कंटेनिंग कलर मार्बल एज गिवन बिलो। यहाँ पे इस तरह से ये हमें दे रखे हैं। वन ऑफ द बॉक्सेज एज बीन सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ सिंगल मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। इफ द मार्बल इज रेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए, बॉक्स बी, बॉक्स सी, यानी तीनों के लिए अलग अलग निकालना है। तो बेसिकली ये हमारा बायस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो जब भी हम बायस थ्योरम में क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जो सिचुएशन होती है उसको E1 E2 E3 E4 मान लेते हैं, और जो कॉमन चीज होती है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा E1 हो जाएगा वो हो जाएगा ए बॉक्स, E2 बी बॉक्स, E3 सी बॉक्स, E4 डी बॉक्स, और ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा रेड बॉल, ये हमारा कॉमन है, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए होता है, PE1 PE2 PE3 PE4 PE5। तो PE1 यानी बॉक्स सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, बॉक्स कितने हैं टोटल 4, एक ही सिलेक्ट हो रहा है तो ये आ जाएगा 1/4। सेम PE2 भी 1/4 ही आएगा, PE3 भी 1/4 ही आएगा, PE4 भी हमारा 1/4 ही आएगा। तो ये सारे 1/4 आ गए। फिर हमें क्या चाहिए होता है PA/E1,
ए स्लैश E1 का मतलब ये हुआ कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बॉक्स 1 से, ठीक है। तो बॉक्स 1 में तो एक रेड बॉल है, टोटल फेवरेबल अपॉन टोटल होता है ना, टोटल कितने हैं, 6 + 1 7, 7 + 8, नहीं सॉरी, बॉक्स ए की बात कर रहे हैं ना, तो ए ही बॉक्स में हम टोटल देखेंगे, तो 1 + 6 7, 7 + 3 5, 7 + 3 10। तो ए बॉक्स में रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/10। देखो फेवरेबल अपॉन टोटल होता है ना, तो फेवरेबल हो गया 1, और बॉक्स ए में कितनी बॉल है टोटल, इन सब का सम, ठीक है। PA/E2 ये हमारा क्या आएगा, सेकेंड बॉक्स में रेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी 6/6, 2 8, 2 10, ठीक है। PA/E2 थर्ड बॉक्स में रेड आने की प्रोबेबिलिटी यानी क्या आएगा, ये 8/10। इसी तरह से A/E4 6 4 10 हो जाएगा, और रेड कितनी है 0, इसका मतलब 0 आएगा। तो ये आ गया। अब हमसे पूछ रहा है वो क्या है, वो है हमारा PE1/A, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स ए की बात कर रहा है। PE2/A बॉक्स बी के लिए, और PE3/A बॉक्स सी के लिए। तो सारी चीज़ें हमने लिख ली जो हम लोग को चाहिए होती है। अब सीधे सीधे हमें फार्मूला लगाना है और वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम इसके लिए निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा हमारा, देखो PE1/A ये क्या आएगा हमारा, PE1 × PA/E1 अपॉन में PE1 × PA/E1 प्लस PE2 × PA/E2, PE3 × PA/E3, PE4 × PA/E4 ये आएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा, PE1 यानी 1/4 × A/E1 1/10, अपॉन में क्या आएगा 1/4 × 1/10 प्लस PE2, सब तो ये तो 1/4 ही रहेगा, इंटू ये आएगा 6/10 प्लस 1/4 × 8/3 है 10 प्लस ये तो हमारा टर्म 0 ही हो गया, तो यहाँ तो 0 ही आएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/4 × 1/10, सबके नीचे 4 × 10 है यानी 40, तो नीचे सबके रहेगा। ऊपर देख लो 1 + 6 7, 7 + 8 15, तो 15/40। तो यहाँ पे ये 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 1/15। अब यहाँ पे PE2/A, तो ऊपर आ जाएगा PE2 × PA/E2, और नीचे क्या आ जाएगा PE2 × PA/E2 प्लस, इस तरह से हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं PE4 × PA/E4, ठीक है। ऊपर हमारा क्या आएगा, PE2 हमारा है तो 1/4, और ये हमारा कितना है 6/10, और नीचे वाले को तो हमने कैलकुलेट कर लिया था, तो ये आया था 15/10, 15/40, 15 से 15 कैंसिल, 6/15, और जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 3 2 6, 3 5 15, तो ये आ गया 2/5। तो ये आ गया हमारा सेकंड वाला। अब हम लोग देखते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड वाला क्या आएगा, सिंपल है PE3/A, PE3 × PA/E3 अपॉन PE3 × PA/E3 प्लस डैश 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 प्लस E4
इंटू A/E4, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, PE3 1/4, PA/E3 क्या आएगा 8/10, और नीचे तो हमारा 15/40 आएगा ही, ये 40 से 40 कैंसिल, तो 8/15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है, एज्यूम दैट द चांसेस ऑफ अ पेशेंट हैविंग अ हार्ट अटैक इज 40%। पेशेंट को हार्ट अटैक आने के चांस कितने हैं, 40%। इट इज ऑल्सो एज्यूम दैट अ मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक बाई 30%। यानी अगर वो मेडिटेशन कर रहा है और योगा कर रहा है तो हार्ट अटैक जो है वो कितना परसेंट रिड्यूस हो जाता है, 30%। अच्छा 30% अगर रिड्यूस हो जाता है, लेकिन रिस्क तो भी हमारा 70% है, 70% रिस्क रह जाएगा ना हार्ट अटैक आने का। एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टेन ड्रग रिड्यूस इट्स चांसेस बाई 25%। और जो ड्रग है यानी दवाएं हैं, दवाइयाँ कितना रिड्यूस कर देती हैं, 25%। अगर दवाइयाँ 25% रिड्यूस करती हैं फिर भी हमारा 75% रिस्क रह जाता है। आगे कहता है एट अ टाइम अ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ टू ऑप्शंस विद इक्वल क्या नाम प्रोबेबिलिटीज। यहाँ पे कह रहा है कि इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकता है, वो भी इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ। इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन द पेशेंट सिलेक्टेड एट रैंडम सफर अ हार्ट अटैक। तो उसने दोनों में से एक भी सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद भी हार्ट अटैक तो सफ़र कर रहा है, क्योंकि ये जो है ना 30% रिड्यूस करता है लेकिन 70% तो रिस्क रहेगा। ये जो है 25% रिड्यूस करता है लेकिन 75% रिस्क रहेगा। इसका मतलब हार्ट अटैक आने के चांस तो अभी भी हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द पेशेंट फॉलो अ कोर्स ऑफ मेडिटेशन एंड योगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी हैं, एक मेडिटेशन और योगा, दूसरा है दवाई वाला। हमसे कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो जो है मेडिटेशन और योगा कर रहा है। इसका मतलब ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बायस थ्योरम का क्वेश्चन। तो जब बायस थ्योरम का क्वेश्चन होता है तो हमें E1 और E2 देखने पड़ते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट निकाल लो। ये जो E1 है वो हमारा क्या है, पहला वाला दो केस है ना, योगा एंड मेडिटेशन, योगा एंड मेडिटेशन। E2 जो है वो है हमारा ड्रग्स, दवाएं, ठीक है। दो केस हो गए। अब हमारा जो कॉमन चीज़ है, चाहे कोई भी केस लो, योगा करे या ना करे, ड्रग ले या ना ले, लेकिन हार्ट अटैक तो सफ़र कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो ए होगा कॉमन चीज़, सफर्स आ हार्ट अटैक, ठीक है। तो ए हमारा ये हो जाएगा। अब हमें PE1 निकालना है, तो PE1 हमारा क्या आ जाएगा 1/2 और PE2 क्या आ जाएगा 1/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों में से एक चीज़ लेनी है तो टोटल पॉसिबिलिटीज यानी योगा और कहाँ गया ये दवाएं दो हो गई, और दो में से एक को चूज करना है तो 1/2। यहाँ पे सेम दो में से एक को चूज करना है तो 1/2। तो PE1 PE2 1/2 आ गया। अब हमें चाहिए PA/E1। ये मतलब क्या हुआ, देखो A/ मतलब सफ़र कर रहा है हार्ट अटैक से, जबकि उसने योगा और मेडिटेशन किया तो कितना देखो सफ़र कर रहा है 40% अपॉन 100। लेकिन जब योगा और ये किया उसके बाद तो जो रिस्क है वो कितना रह जाएगा 70%। समझो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो किस चीज़ की है, हार्ट अटैक आने की। तो हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 40%, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बाद में होता है ये इवेंट हो चुका होता है, ये हो चुका है, यानी E1 मतलब योगा और मेडिटेशन उसने कर लिया है। तो जब योगा और मेडिटेशन कर लिया है तो 30% रिड्यूस हो गया। तो अब जो रिस्क बचा है वो कितना है 70/100। सिमिलरली यहाँ पे PA/E2, ठीक है। अगर उसने दवाएं वाएं ली, हार्ट अटैक तो अभी भी आ रहा है सबको, लेकिन जब उसने दवाएं ली तो कितना रिस्क रह गया 75%। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है मेडिटेशन और योगा, यानी हमसे पूछ रहा है PE1/A। तो ये फार्मूला लगा देते हैं, PE1 PA/E1 अपॉन
पी ई वन इंटू पी ए स्लैश ई वन प्लस पी ई टू इंटू पी ए स्लैश ई टू। ठीक है, सारी वैल्यूज रख देते हैं। तो ये हमारा 1/2 इंटू 40/100 इंटू 70/100 नीचे आ जाएगा 1/2 इंटू 40/100 इंटू 70/100 प्लस 1/2 40/100 इंटू 75/100। ठीक है, तो जो सब कुछ कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे। क्या बचेगा, देखो ऊपर हमारा नीचे से जो 200 100 ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा हमारा 2800 अपॉन ये क्या बचेगा 2800 प्लस ये क्या आएगा 75 4 जा 300 और 1 0 और 3000। ठीक है, तो ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2800 अपॉन इन दोनों को ऐड करेंगे, या फिर पहले हम जो है 0 ये भी कैंसिल हो रहे हैं तो इनको भी कैंसिल कर दो ताकि कम थोड़ा काम करना पड़े। 30 और 20 50 8 58 यानी 58। तो किससे जाएगा ये हमारा 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 14 2 जा 28, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज आइदर 0 और 1, what is the probability that the value of the determinant is positive? Assume that the individual entries of the determinant are chosen independently, each value being assumed by probability 1/2। तो ये ब्रैकेट वाली बात छोड़ो, पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात करते हैं। डिटर्मिनेंट अगर हमारा है तो एक ये प्लेस होगा, एक ये प्लेस होगा, एक ये प्लेस होगा, एक ये प्लेस होगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा। कितनी चॉइस है इसके पास 2। यहाँ पे या तो 0 होगा या तो 1 होगा। इसके पास कितनी चॉइस है 2। इसके पास कितनी चॉइस है 2। इसके पास कितनी चॉइस है 2। तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो देयर आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16। देयर आर 16 टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट। टोटल कितने टाइप के डिटर्मिनेंट होंगे 16 टाइप के होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे सब में 0 0 होगा, एक ये हो सकता है। सब में 1 1 हो, एक ये हो सकता है। यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, एक ये हो सकता है। इस तरह के हमारे 16 बनेंगे। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि उसका जो डिटर्मिनेंट आए वो पॉजिटिव आए। देखो अगर हम लोग यहाँ पे 1 रख रहे हैं और यहाँ पे मान लो 0 0 रख दिया, ठीक है। अब अगर इस एंट्री को हम 1 के अलावा कुछ भी रख रहे हैं, मान लो 1 के अलावा हमने 0 रखा, तो हमारा ये टोटल क्या आ जाएगा 0। और 0 हमारा पॉजिटिव नहीं होता है। पॉजिटिव नंबर 0 के बाद से शुरू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 1 ही रखना पड़ेगा। ठीक है, पहला ये हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे अगर हमने 1 लिया तो यहाँ पे 0 की बजाय हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इस तरह से। अब अगर अब देखो, अगर हम इस जगह पर 1 1 के अलावा कुछ भी पुट करेंगे तो या तो डिटर्मिनेंट हमारा 0 आएगा या फिर निगेटिव आएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे अगर हमने 0 0 रख दिया तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे एक भी 0 रख दिया तो वो 0 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पे मान लो 1 था, यहाँ पे 0 था, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, और यहाँ पे मान लो 1 1 भी है तो वही माइनस का 1 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये है कि अगर ये एंट्री 1 1 के अलावा कुछ भी करेंगे तो वो पॉजिटिव नहीं रह जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इन दोनों के पास यही 3 चॉइस हो सकती हैं, 0 0 हो, 1 0 हो, 1 0 हो, इस तरह की। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने 1 2 3 और टोटल कितने 16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा है? एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ टू सब सिस्टम्स से ए एंड बी फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर, द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज आर एज्यूम टू बी नोन। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक असेंबली में दो सब सिस्टम है, उनको ए और बी मान लिया गया, एक टेस्ट किया गया। तो उस टेस्ट में जो प्रोबेबिलिटी आई है ए के फेल होने की वो आई है 0.2, बी फेल्स एलॉन। दो सब सिस्टम है ए और बी, हो सकता है दोनों फेल हो जाएं, हो सकता है कि जो है एक भी फेल ना हो, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पे बी फेल्स एलॉन, उसके बाद में ए एंड बी फेल्स। अच्छा, एंड और इसका तो मतलब पता है, देखो एलॉन का मतलब समझो, जैसे एक ये ए है, एक ये बी है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। तो ए सेट क्या होगा, अगर मैं पी ए की बात करूं सिंपल, तो क्या आएगा, ये पूरा ए आएगा, इस तरह से ये पूरा ए आएगा, है ना। लेकिन अगर पी एलॉन ए की बात करें हम, एलॉन ए, तो मतलब क्या आएगा, जैसे अगर ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो एलॉन ए का मतलब होगा ये वाला, यानी सिर्फ ए आएगा, बी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो बी भी है, लेकिन यहाँ पे एलॉन ए दे रखा है, तो इसका मतलब सिर्फ ये वाला सेट। ठीक है, ये हमारा जो है फर्क की बात कर रहा हूं। तो ए फेल्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स हमें इतनी दे रखी है, बी फेल्स एलॉन, बी फेल्स एलॉन मतलब सिर्फ बी वाला रहेगा। ए एंड बी का मतलब बीच वाला, कॉमन, एंड मतलब इंटरसेक्शन। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज, तो यहाँ पे हमें इनकी और इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। तो ए वाले से स्टार्ट करते हैं, ये जो है हमारा फर्स्ट वाला रहता है। तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए फेल्स स्लैश बी हैज फेल्ड, हमें ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जबकि बी फेल हो चुका है। तो यहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगेगा, पी ए फेल्स एंड मतलब इंटरसेक्शन बी फेल्स अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेल्ड। तो ये वाला हमारी जो है प्रोबेबिलिटी लगेगी। अब यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी हैं देखो, अच्छा यहाँ पे हमें ए फेल्स एंड बी फेल्स तो दे रखा है, यानी ये दे रखा है जो कि है हमारा 0.15 अपॉन बी फेल्स का मतलब क्या हुआ समझो, ये ए है और ये बी है, तो बी फेल्स का मतलब ये पूरा आएगा। ठीक है, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है वो दे रखी है पी जो है बी फेल्स एलॉन, यानी सिर्फ ये दे रखा है। तो जब ये दे रखा है तो इसमें हम इसको भी ऐड कर देंगे, और ये हमारा कौन सी चीज है, ये है हमारी ये नीचे वाली। तो मतलब ये हुआ कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी बी फेल्स की, बी फेल्स एलॉन प्लस बी फेल्स एंड बी फेल्स, यानी दोनों साथ साथ फेल हो जाएं, तो ये आएगा। तो ये आ जाएगा 0.15 और ये आ जाएगा 0.30, मतलब कि 1/2। अब सेकेंड वाला देखो, बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स एलॉन, ए फेल्स एलॉन, एलॉन फेल्स का मतलब क्या हुआ, देखो ए फेल होगा तो मतलब ये पूरा सेट आएगा, एलॉन का मतलब होगा ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो गायब हो जाएगा। तो पी ए फेल्स माइनस पी ए फेल्स एंड बी फेल्स। तो ए फेल्स है, ये है हमारा 0.2 माइनस ए एंड बी फेल्स 0.15, यहाँ पे एक 0 लगा लो। तो 20 में से 15 गए 5, तो ये बचेगा 0.05, और ये हमारे आंसर हो जाएंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। दो बैग हैं, एक हमारा ये बैग है 1, एक ये बैग है 2। ठीक है, इसमें 3 रेड बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल हैं, इसमें 4 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं। 1 बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2 एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है कि एक बॉल हम इसमें से इसमें ट्रांसफर करेंगे और रेड बॉल हम सेकेंड बैग से निकालेंगे। अब सुनो, एक बॉल हम इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, अब जो हम इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर का मतलब इसमें से निकाल के इसमें रख रहे हैं, तो वो जो ट्रांसफर करने वाली बॉल है वो हमारी ट्रांसफर बॉल इज रेड।
रेड हो सकती है, ठीक है। E2 हमने ले लिया, ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, तो हमने ब्लैक बॉल को ट्रांसफर किया। तो दो कंडीशन हो सकती हैं इसमें से इसमें जाने के लिए। आगे कहता है द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, जो सेकंड बैग से हमने बॉल निकाली उसका कलर जो है वो रेड होना चाहिए, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज ब्लैक, तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी के जो ट्रांसफर हुई है बॉल वो है ब्लैक। देखो पहली बॉल कंडीशन ये थी E1, ये E2 कंडीशन, दो कंडीशन है, दो में से एक कंडीशन के रिस्पेक्ट में हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, इसका मतलब बायस थ्योरम, ठीक है। बायस थ्योरम है तो इसका मतलब कुछ कॉमन जरूर मिलेगा ए, तो कॉमन हमारा क्या है, देखो चाहे फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में रेड बॉल जाए चाहे तो ब्लैक बॉल जाए, लेकिन हमें सेकंड बैग से कौन सी बॉल निकालनी है, रेड बॉल। तो जो कॉमन हो गया वो हो गया रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए, PE1, तो PE1 का मतलब ट्रांसफर बॉल इज रेड, ट्रांसफर मतलब इस PE1 यानी फर्स्ट बैग से तो हम बॉल निकाल रहे हैं ना, रखें इसमें ना रखें अलग बात है, लेकिन इसमें से तो निकल गई। तो रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/7, टोटल है 7 और रेड है 3। PE2 क्या आएगा हमारा, ब्लैक बॉल, ट्रांसफर ब्लैक बॉल यानी इसमें से हम ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं, तो ब्लैक बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4/7, ठीक है। अब यहां पे हमने एक बॉल निकाल ली और वो बॉल हमने सेकंड बैग में डाल दी, तो जो सेकंड बैग है वो हमारा कैसा हो जाएगा, पहली कंडीशन कि अगर हमने इसमें से रेड बॉल निकाल के इसमें डाली तो इसमें 5 रेड बॉल हो जाएंगी, 5 ब्लैक बॉल हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन, अगर हमने इसमें से ब्लैक बॉल निकाल के इसमें डाल दी तो 4 बॉल रेड हो जाएंगी और 6 हमारी ब्लैक हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो, अब हमें रेड बॉल निकालनी है जब हमने इसमें रेड बॉल डाली है, जब हमने रेड बॉल डाली तभी हम रेड बॉल निकाल रहे हैं। तो रेड बॉल इसमें कितनी हो गई, 5/10। PA/E2 ये क्या आएगा, इसमें से हम रेड बॉल निकाल रहे हैं यानी 4/6 + 4 10, ठीक है। तो ये हमारा 4/10 आ गया। हमें जो प्रोबेबिलिटी पता करनी है वो पता करनी है PE2/A, ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, PE2 × PA/E2 अपॉन PE2 × PA/E2 प्लस PE1, हमने PE1 पहले लिखना चाहिए था ना, PE1 फिर लिखते हैं PE2 PA/E2, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद में सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगी PE2 यानी कि 4/7 × A/E2 4/10 अपॉन 3/7 × 5/10, देखो ये आ गया 3/7 5/10 प्लस PE2 क्या है हमारा, PE2 जो है वो है 4/7 × A/E2 4/10, ठीक है। यहाँ पे नीचे तो हमारा 70 आ रहा है, सबको कैंसिल आउट कर दो तो ऊपर बचेगा 16, 3 5 = 15 प्लस 16 जोड़ देंगे तो 16/31 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है, इफ A and B are two events such that PA is not equal to 0 and B/A is equal to 1, देन हमारा क्या करेक्ट होगा। देखो A और B दो इवेंट है और हमें ये 1 के इक्वल दे रखा है, देखो PB/A is equal to 1। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, PA/B/PA is equal to 1, तो ये इंप्लाई करेगा A/B is equal to PA, ठीक है। तो यहाँ पे A/B की प्रोबेबिलिटी जो है वो PA के इक्वल है, मतलब ये है कि A/B जो है वो A के इक्वल आना चाहिए। तो A/B A के इक्वल कब आएगा, देखो पहली कंडीशन में अगर हम देखें, अगर A सबसेट है B का तो A/B क्या आएगा,
देखो ए हमारा सबसेट है बी का, इसका मतलब बी जो है बड़ा सेट है, इसके बीच में ए है, तो आता है कॉमन, तो कॉमन क्या होगा, छोटा वाला, इसका मतलब ए आएगा। तो ये हमारा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन तो हमारा ये करेक्ट हो गया। लेकिन हम बाकी को भी डिस्कार्ड कर लेते हैं। अगर बी सबसेट है ए का तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा बी, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। अगर बी हमने एम्प्टी ले लिया, ठीक है, तो अगर बी हमने एम्प्टी ले लिया तो ए इंटरसेक्शन बी जो है ये भी एम्प्टी हो जाएगा, तो ये तो आ जाएगा 0, ये भी पॉसिबल नहीं है। ए हमारा अगर एम्प्टी हो गया तो ए की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, जो कि हमें पहले ही दे रखी है कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है, इफ पी ए स्लैश बी ग्रेटर देन पी ए देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो यहां पे अगर हमारा ये इससे ग्रेटर है तो कौन सा करेक्ट होगा। अब यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो जो चीज दे रखी है पहले उसको लिखो, पी ए स्लैश बी ग्रेटर देन पी ए। अब यहां पे अगर हम देखें ऑप्शन में तो यहां पे बी स्लैश ए है, बी स्लैश ए है, बी स्लैश ए है, और एक ये हमारी तीसरी वाली भी चीज है। ठीक है, तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पहले तो फार्मूला लगा लेते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब एक चीज देखो, ग्रेटर देन पी ए पहले पूरा लिख लेते हैं। अब एक चीज देखो, बी स्लैश ए में क्या आता है, नीचे ए आता है, और ए स्लैश बी में क्या आता है, नीचे बी आता है। ठीक है, अब अगर हम यहां से देखें तो पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो ये आ जाएगा पी ए इंटू पी बी, ये आ गया। अब यहां पे ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर देन दिस, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट होगा नहीं, है ना, बी वाला हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब बी स्लैश ए की बात कर रहा है, तो बी स्लैश ए के लिए हम क्या करेंगे, पी ए के नीचे ले जाएंगे, तो यह आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए ग्रेटर देन पी बी, तो ये क्या आ जाएगा, पी बी स्लैश ए ग्रेटर देन पी बी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला, सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्या दे रखा है, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट सच दैट पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए देन। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहां पे देखो, पहला वाला जो दे रखा है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए, ये हमें दे रखा है। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये पी ए कैंसिल हो जाएगा, तो पी बी जो है वो इक्वल आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी, ये इंप्लाई करेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 1, ये इंप्लाई करेगा ए इंटरसेक्शन बी, नीचे बी है तो इसका मतलब ए स्लैश बी इज इक्वल टू 1, तो ये वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए स्लैश बी इज इक्वल टू 1, बी वाला। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।